बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते आज ऑब्जर्वेशन दी कि गारंटी करते हैं नाअहली के ऊपर ज़रूर गौर करेंगे और 20 अप्रैल का जो फैसला है उसके तनाजुर में फैसला देंगे। ये बड़ी धांसू किस्म की ऑब्जर्वेशन है फैसला रिजर्व करने से पहले, और फैसला कब आएगा हतमी तौर पर कहना तो मुश्किल है, लेकिन आम तौर पर जो पोलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना ये है कि ज़्यादा दिन की ताख़ीर हो नहीं सकती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अहलियत या नाअहली का मामला है। जितनी देर मामला लटकेगा उतनी बेयकीनी बढ़ेगी, जितना जल्द आ जाए उतना बेहतर है। लेकिन 2-3 मामला ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के लिए काफ़ी भारी और मुश्किल का सबब बन सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। उसमें FZD कैपिटल, उसके अंदर जो उनकी चेयरमैनशिप है उसके हवाले से जाते जाते जब नईम बुखारी साहब ने कहा कि इसके ऊपर भी उनके ऊपर फैसला दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम खुद दे सकते हैं या इलेक्शन कमीशन को भेजें। फिर एक सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को तलब करेंगे या तलब करे बगैर डिक्लेरेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक इस्तदा ये है कि 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन हैं वज़ीर आज़म या नहीं है, उसके ऊपर फैसला दें। ये तमाम वो ऑप्शन हैं जो कोर्ट के पास हैं और कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है। 3 रुकनी बेंच एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे पहले 2 जजेस ने फैसला किया था। अब ये 3 जजेस बाख्तियार हैं कि इनमें से कौन सी राय अपनाते हैं। वज़ीर आज़म की बेटी के हवाले से 2 ऑब्जर्वेशन थी, दोनों बड़ी तगड़ी हैं। एक कहती है कि वो वज़ीर आज़म की ज़ेर कफ़ालत थी, ये साबित नहीं होता, काफ़ी शवाहिद नहीं है कि वो वज़ीर आज़म की डिपेंडेंट थी। लेकिन साथ ही अगले ही ऑब्जर्वेशन में ये भी कह दिया कि 93 में उनके पास ऐसे कोई वसाइल नहीं थे जिनकी बिना के ऊपर वो ये अपार्टमेंट्स लंदन वाले ख़रीद सकती। तो दोनों सवाल अभी मौजूद हैं। तो अगर मलकियत उनकी साबित होती है कोर्ट की नज़र में कि लंदन अपार्टमेंट्स की वाहिद मालिका मरियम नवाज शरीफ हैं, तो फिर वो वसाइल का हिसाब देना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया इन लंदन फ्लैट्स को ख़रीदने के लिए। वज़ीर आज़म के लिए FZD कैपिटल का केस भी बड़ा साबित हो सकता है। इसके अलावा बाकी जो दीगर मामलात हैं वो भी उनके लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं, जिसमें मनी ट्रेल का सवाल जो है कोर्ट बार बार दोहराती है कि बताइए, और शरीफ फैमिली की तरफ से जवाब नहीं आता, वो भी उनके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। ये हमारा मजमूई टॉपिक है आज के लिए, लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में थोड़ा सा के हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। इसहाक डार साहब की जानिब से एक डब्बा भर के सबूतों का वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाया गया। उस डब्बे के अंदर क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर डार साहब का दावा यह है कि बर्राक होल्डिंग नामी एक नहयान की कंपनी थी, जिसके अंदर जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान में टेक ओवर कर लिया, पहले तो इन्हें नज़रबंद रखा गया और उसके बाद जब नज़रबंदी से रिहाई मिली तो ये यहाँ से UAE चले गए। तो वहाँ फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम करते रहे। वहाँ से मिलियंस ऑफ पाउंड का वो कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस मिली। वो कैसे मिली और पाकिस्तान कैसे आई, थोड़ा सा आगे चलेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, तो इसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताएंगे भी और इसके ऊपर बात भी करेंगे। प्रोग्राम में जो शुरा है आज हमारे साथ मलिक अहमद खान सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से हमारे साथ हैं, और मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदराबाद से हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहता हूँ। मलिक अहमद खान साहब आपसे आगाज़ करते हैं। क्या आज सुना इजलास चलता रहा, क्या फैसले हुए उस इजलास में, क्या हिकमत अमली बनाई है? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए अभी कंसर्न तो जुडिशल प्रोसीडिंग्स ही हैं कि उसकी आउटकम क्या होगी, और उस आउटकम के साथ फिर क्योंकि इन क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़ेर बहस तो हैं। और मुतबादल उम्मीदवार कौन है? अच्छा देखिए, अगर मुझसे आप मेरी राय पूछें या फिर जो कंसेंसस है पार्टी के अंदर, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का कंसेंसस है पंजाब में और वफाक में, सही हाँ, एक ओवरवेलमिंग कंसेंसस है कि सबकी सियासत का महवर मियां नवाज शरीफ है। और ये फीलिंग बड़े ज़ोर से आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर के कुछ राइट्स हैं जो इस सारी प्रोसीडिंग में, हमें एहतसाब से कोई इनकार नहीं, एहतसाब होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबका होना चाहिए। हम इस बात पे कोई कदगन नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो भी मामलात हों वो ऐसे हों कि किसी के राइट्स इन्फ्रिंज ना हो रहे।
अभी इस प्रोसीडिंग के अंदर, क्योंकि आज मैंने तो ज़्यादा फॉलो नहीं किया इसे कोर्ट के अंदर जाके, लेकिन आज मैंने जो भी आप सवाल उठा रहे थे, तो 2-3 दफ़ा मुझे ये फील हुआ कि जो इंटरेक्शन बिटवीन द बेंच एंड द काउंसिल है, उसमें इंटरम ऑर्डर का जिक्र बेंच कर रहा है। और वो इंटरम ऑर्डर, ये जो सुपरिटेंडेंट्स का बेंच था, ये आपको कंक्लूसिव ऑर्डर पास करने नहीं जहाँ फीलिंग है, और ये मैं आपको एक प्रेडिक्शन भी देके जा रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द कोर्ट। और अगर कोर्ट के अंदर वो आज इंटरम ऑर्डर आता है, तो वेदर ये किसी बड़े बेंच की तश्कील की तरफ जाता है, साबका बेंच की तरफ जाता है, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। इससे पहले इस नोयत की कोई नज़ीर हमारे पास। आपका ख्याल है ये जो 3 रुकनी बेंच है, ये एक अबूरी हुक्मनामा जारी करेगा, हतमी फैसला अभी भी होल्ड बैक रखेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते जाएंगे, देखते जाएंगे इस पे, क्योंकि पहले कोई ऑर्डर तो है ही नहीं जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट कराना है। कि जो माइनॉरिटी जजमेंट थी, वो माइनॉरिटी जजमेंट तो आप उसको डिस्कार्ड कर देना, जो 2 जजेस की जजमेंट है। इन जज साहिबान ने कहा कि हम फैसला करने से कासिर हैं। किस बुनियाद पर? क्योंकि इसके अंदर कुछ सीरियस लीगल क्वेश्चंस हैं जिनके लिए ये फोरम मुनासिब है कि नहीं है, या किसी और फोरम पर वो डिसाइड होने, जैसे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमें फर्दर प्रोब इसको करवाना है, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जेआईटी बना दी। अच्छा, जेआईटी की जो फैक्ट फाइंडिंग है, वो जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए तश्कील दी गई, वो इनफैक्ट खुद कंट्रोवर्सी का सबब बनी। और वो उनके मैनर और कंडक्टिज्म को आप छोड़ दें, मैनरिज्म और कंडक्ट क्या था, जो उन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया। और एक बड़ा बुनियादी सवाल मैं आपके सामने उठाता हूँ कि अगर आपने किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन से आपने कुछ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बुनियाद पर कुछ मांगना है, तो क्या आपको ये याद नहीं था कि आप इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन करप्शन के सिग्नेटरी हैं? क्या आप वो फॉरेन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो मांग रहे थे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के जुरिस्डिक्शन से, आपने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के लिए अटॉर्नी जनरल को अंडर दैट सिग्नेटरी कैपेसिटी लिख के भेजा? क्या आपने स्पेसिफिक फ्रॉड एलेज किया, कोई मिस अप्रोप्रिएशन एलेज की? क्या आपने कोई ऐसी पब्लिक एम्बेजलमेंट, पब्लिक फंड्स की एम्बेजलमेंट आपने एलेज की? यही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अटॉर्नी जनरल ने वापस लिख के भेजा, जो कल सुप्रीम कोर्ट में खुला। 2 खत हैं। 2 खत हैं। नहीं, एक पहला खत था और एक ये दूसरा, जिसके अंदर उन्होंने तस्दीक की थी कि हाँ, बेनिफिशियल ओनर के खत असल हैं, हम ही ने लिखे हैं। देखिए, वो मरियम सफदर के, सर उसी को हम कहते हैं कि वो, और ये दूसरा खत है। देखिए, हमारा नुक्ता थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फैक्ट फाइंड करना इज समथिंग डिफरेंट। जो सोर्स जिसकी बुनियाद पर उसको फाइंड किया जा रहा है, कि यानी आप मुझे ये सवाल करते हैं कि मलिक साहब, दोनों चीजें मैटर करेंगी। अगर वो एस्टैब्लिश होता है कि ये बेनिफिशियल ओनरशिप मरियम सफदर की है, तो वो बजाते खुद एक बड़ा इशू है जो कैप्टन सफदर को भी मुतासर करने जा रहा है। सर, मैं इस पे मुझे एतराज नहीं, आप दुरुस्त, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन हमारा बुनियादी सवाल ये है कि जिसको फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्सटेंडेड आर्म बनाया, तो उसको तो प्रॉपर रिसोर्सिंग के साथ जाना चाहिए था ना। वो तो अपने वो भाम दूर करके जाती, जिसकी बुनियाद पर बेशुमार सवालात उठे। इन्होंने करप्शन का सवाल उठाया, उन्होंने स्पेसिफिक करप्शन का केस पूछा है। इससे बियॉन्ड उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका केस एग्जिस्ट नहीं करता, उन्होंने कहा रेलेवेंट लॉ कोर्ट करें और केस ऑफ करप्शन। देखिए, जो जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप मुझे कहें कि मैं कोई वेल लिफ्ट करूं, तो वो वेल लिफ्ट करने के लिए मेरी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, अंडर दैट लॉ। आप मुझसे वो पर्दे उठाने की बात कर रहे हैं जो कि वहाँ के कॉर्पोरेट वेल, उन कर्टन्स को लिफ्ट करने के लिए एक सर्टन प्रोसीजर है। अगर वो अडॉप्ट करने के लिए इनके पास अपनी कैपेसिटी थी। मलिक अहमद साहब, ये आपको मालूम होगा कि ये जो BVIs के अंदर जितना भी कवानीन है, इसका एक आसान तरीका ये था कि मरियम सफदर, हुसैन और हसन, वो जो उनके वहाँ पे एक प्रिविलेज है, उसको विड्रॉ करते हुए ऑथोराइज कर देते इस JIT को। अगर ये साफ होता मामला, तो करप्शन का सवाल वहीं उसी दिन दफन हो जाता, मर जाता। लेकिन वो प्रिविलेज अपनी एक छोटा सा नुक्ता नहीं करेंगे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसमें एक छोटा सा नुक्ता ये है कि अगर जो 2006 का हुसैन का ये स्टेटमेंट है कि मेरी ओनरशिप है 2006 की, और वो इन्वेस्टमेंट्स वो कह रहे हैं कि हमद बिन जासिम की हैं, तो वो वेल वो खुद लिफ्ट नहीं कर सकते सर, यही तो हम कह रहे हैं। मैं एक बीपर ले लूं प्लीज। ये हुसैन वाला लेटर की तरफ मैं आता हूँ। हुसैन वाले लेटर के अंदर भी इतने जलेबी की तरह सीधे सीधे आपको रास्ते नजर आएंगे कि आप घूम ही जाएंगे उसके अंदर। चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आपके ज़माने में भी बड़ी तहकीकात हुई थी, फिर मियाँ साहब बाहर चले गए थे। कोई ऐसा सबूत आया था कि पता चलता कि मियाँ साहब ने किया क्या, ये लंदन फ्लैट्स कैसे लिए? नहीं, देखिए, उस वक्त जब ये हुआ था ना, हम हुकूमत में नहीं थे, हम भी हुकूमत से बाहर थे। तो जब इलेक्शन हुए तो फिर हम हुकूमत का हिस्सा बने, तो हमें पता चला
कि काफ़ी आगे जा चुकी है इनकी इंक्वायरी, हदैबिया पेपर की भी और फ्लैट्स के हवाले से भी, और काफ़ी इसके ऊपर सीरियसली काम होता रहा है। तो आपको पता चला कि वो गल्फ स्टील मिल के लिए पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया? आज तक हम तो भूल भलियों में घूम रहे हैं। नहीं, इस तरह की इतनी डिटेल तो खैर अब आपके सामने चीज़ें आ गई हैं। ये वैसे उस वक्त फिर इन्होंने चूंकि ये 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया मुशर्रफ साहब के साथ, तो वो उसके बाद ये सारे केसेस जो हैं, ये जो जितना काम हुआ था वो हुआ है, लेकिन वो पेंडिंग कर दिए उन्होंने, क्योंकि 10 साल का एग्रीमेंट जो हो गया जद्दे जाने का। अच्छा, मैं जो देख रहा हूँ ना, इनके जितने वकील हैं, मुझे ये लगा है कि वकील बेचारों के साथ भी झूठ बोला गया है और वकीलों को हाथ बांध के तो वो पेश होते रहे, उनके हाथ खुले नहीं थे, क्योंकि उनको भी हकीकत से आगाह नहीं किया इन्होंने। अगर उनको हर चीज़ का पता होता तो उस अंदाज से फिर आपका वकील जो है अपने मुवक्किल को डिफेंड करता है, और जो उसकी कमजोरी होती है, इन्होंने अपने वकीलों से भी चीज़ें छुपाई हैं। चौधरी साहब, अब आपका इस तरह अच्छे खासे वकील हैं, हमारी भी उम्र हो गई है ये केसेस लड़ते सुनते। नहीं, वकील बहुत अच्छे थे जी, सलमान नकरम राजा भी, ये ख्वाजा हारिस साहब भी अच्छे पाए के वकील हैं, लेकिन वकीलों को डिफेंड करने के लिए कोई केस भी होना चाहिए था ना पास, कोई सबूत होने चाहिए थे। नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनको दिया ही कुछ नहीं उन्होंने। चौधरी साहब, आपको अब नजर क्या आता है, कोर्ट कब तक फैसला सुनाएगी और क्या फैसला आ सकता है? देखें जी, सारे जो अब तक जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रही है, और फिर एक जो वॉल्यूम 10 है वो बड़ा शोर था पहले, जिस तरह JIT आई तो इन्होंने मिठाई बांटनी शुरू कर दी, इसी तरह वॉल्यूम 10 खुलवाए हैं। जो भी इनका नुमाइंदा बोल रहा है मीडिया के, वॉल्यूम 10। अब जब वॉल्यूम 10 खुला है तो इनके वकील साहब ने कहा नहीं जी बस बंद ही कर दें इसको। कब फैसला आ सकता है? फैसला तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये तो है वो ही जानते हैं, लेकिन लगता यही है कि ज़्यादा देर इसलिए नहीं होगी कि इससे बहुत सारी चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं जो मुल्क के लिए लिंगर ऑन करना ठीक नहीं है। जो इक्तिसादी हालात हैं, खास तौर पे स्टॉक है, और एक जल्दी से और एक बता दें, फिर मैं आपको खुदाफिज करूंगा। अगला वजीर आजम किसको बनना चाहिए, ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार या कोई और? मेरी बात सुने, एक चीज़ मैं, 2 चीज़ें आपको बता दूं जल्दी से। एक चीज़ तो ये है कि जब वह फैसला आएगा जिसमें इनकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो ये बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल आएगा विद इन पार्टी। देखिए, जब ये उनको पता चलेगा, जितने MNAs हैं और अक्सर हमारे साथ ही उनके राब्ते भी हैं, यहाँ से गए हैं, तो वो देखते हैं जी कि हमने अगला इलेक्शन लड़ना है, सारी की सारी फैमिली डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो हमारा फ्यूचर क्या है, इनके तो वोट फिर कौन देगा इनको अगर हम इसी पार्टी में रहेंगे। तो एक टर्मोइल एक डेफिनेटली आएगा, विद इन पार्टी भी आएगा, और सारे आप देखेंगे कि काफी इधर उधर लोग होंगे। अगला वजीर आजम कौन हो, जल्दी से बता दें। अगला वजीर आजम अभी मेरा ख्याल है कि ग्रुप्स बन जाएंगे, डिफरेंट विद इन PMLN ग्रुप्स बन जाएंगे। हाँ जी। चौधरी परवेज राय साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। इकबाल साहब और मौला बख्श चांडियो साहब की तरफ चलते हैं। चांडियो साहब, पहले आप फरमाइएगा, आज की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की सुन के फैसला महफूज कर लिया उन्होंने, आपको क्या नजर आता है आइंदा आने वाला हफ्ता क्या पैगाम लेकर आएगा मियां नवाज शरीफ के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए? मियां साहब के लिए तो ये पूरे जब से पनामा का इशू आया है सबसे परेशानी के दिन है, और वो परेशानी हर जगह आपको नजर आएगी, उनके तकीरों में, उनके रवैयों में, उनके साथियों के बेचैनी में, परेशानियों में, उनके अच्छे लोगों के अच्छी जबान तब्दील होकर गालियों में तब्दील हो जाना, उनकी जबान गालियां देना, अदालत को गालियां देना, उनके सामने खड़े होकर कहना, लोगों की जातियात पे बोलना, ये सारी गुफ्तगू आप उनकी सुने, आप सुनते रहे, जाहिर है चैनल पे बैठे बड़े जिम्मेदार दोस्त हैं, इनकी गुफ्तगू बता रही है कि इनके तबाही का सामान है, तो समझ गए कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन अपनी जगह पर है, जो भी आए, मैं अदलिया पे बहुत कम बोलता हूँ और न मैं ये तबसरा करता हूँ ये कहेंगे, जो भी कहें, मैं कह रहा हूँ अवाम इनको चोर कह चुके हैं,
अवामिल का जाना कबूल कर चुके हैं, अवामिल को अलविदा कह रहे हैं। अब अदलिया का फैसला अपनी जगह पर है। शकीली तौर पर ये फिजा बनी है अदलिया के माहौल से। अब जिस किस्म का इनका रवैया रहा है, अभी मैं सुन रहा था अहमद खान साहब की बातें, बड़े अच्छे, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। इनको ये भी करना चाहिए था, इनको ये भी, हुकूमत को कुछ नहीं करना चाहिए था। हुकूमत पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, आपको कोई पता नहीं था कि ये जो केस चलेगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डिफेंड में क्या करना चाहिए। आपने तो कुछ नहीं किया। आपने नहीं कहा कि ये अगर हम हैं नहीं तो ये गालियां क्यों दे रहे हैं अदलिया को, आपने क्यों इन पे एतमाद किया, आपने क्यों मिठाइयां तकसीम की। अब जब आपको पता चल गया है सारी सूरत हाल का, तो आपका रवैया तब्दील करेंगे। और मर्ज आपके कहने से चांडियो साहब, अब आपको नजर क्या आता है? अब आपको क्या नजर आता है? कोर्ट क्या फैसला ले सकती है? दो बातें। ये नाअहली तो इस पर लाजमी है, लाजमी से चले पनामा, लेकिन दूसरे अभी आपने जो दुबई की मुलाजमत की बात की है, ये सारी बातें इनकी नाअहली की तरफ जाती है। लेकिन दूसरी जो सूरत है वो तूल देने की है, जो हुकूमत की ख्वाहिश है। मैं समझता हूँ, मैं अदलिया को कह नहीं सकता, लेकिन तूल देना, मेरे कायद ठीक कहते हैं बिलावल साहब। जितना आप देखिए 1 महीना हुआ है उस गुफ्तगू को, कि जितना इस फैसले को तूल देंगे, जिस तरह करेंगे, उतना बहरान बढ़ जाएगा। मियां साहब को चले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता उन्होंने बावकार फैसला क्यों नहीं किया इतने बड़े इस्लामी मुल्क के। वलीद इकबाल साहब से भी इस पे पूछते हैं। वलीद इकबाल साहब, पीटीआई ने भी यकीनन इस पे हिकमत अमली बनाई होगी। पहले तो आप अदालतों के बाहर दबाव डालते थे कि अदालत सुन ले, अब तो अदालत फैसला देने वाली है। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा सुरखरू किया है। ये पहला मरहला, दूसरा मरहला, और अब हम तीसरे मरहले में आ रहे हैं। पहला मरहला था जब 5 रुकनी बेंच के सामने ये केस जो था उसकी समाअत हो रही थी। फिर उसके बाद दूसरा मरहला आया जब वो फैसले के बाद ये JIT का मामला हुआ और उसकी सारी कार्रवाई हुई, और दूसरे मरहले में JIT की रिपोर्ट फिर सामने आई। और तीसरा मरहला अब हमारे सामने है कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने अपना जो है इस JIT रिपोर्ट के जो नताइज हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, जो इसमें इंकशाफात हैं, उसकी बुनियाद पे अपना एक फ़ैसला करना है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे थे कि हम 2 नवंबर से पहले हम सड़कों पे थे और बड़े हमारे कारकुनान ने जो है मुश्किलें झेली, हमें कैद किया गया, वो घरों के दरवाजे वलीद साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, ये खुद से मियां साहब की अहलियत के हवाले से फैसला देगा या अभी होल्ड बैक करेगा? क्योंकि मलिक साहब ने इसके ऊपर तासुर ये दिया कि अभी एक मजीद अबूरी हुक्म आ सकता है। ये अबूरी हुक्म देंगे या मियां साहब की अहलियत के ऊपर डिक्लेरेशन दे सकते हैं? ये तो मैं पहली बार ये बात सुन रहा हूँ जी। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरा खुद ताल्लुक जो है कानून के शोबे से है और पेशे से है। अहलियत देखें, मेरे नज़दीक इस बेंच के पास 2 चॉइसेस हैं। ये कि एक अहलियत का मामला और दूसरा है ये जो जराइम हुए हैं, जराइम जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जो कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा कैंसर है और बायस है हमारे मुल्क में जो सारी ये मुआशी मुश्किलात हैं, महंगाई और बेरोजगारी और ये सारे मामले। क्या अहलियत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बेंच खुद से डिक्लेरेशन दे सकता है? जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं जी कि ये जो पेचीदा मामला है जराइम का है, डिक्लेरेशन देगा जी, ये डिक्लेरेशन दे सकता है। यही है कि जी क्या अहलियत को भी कहीं और रेफर करना है या सिर्फ जराइम वाले मामले को, ट्रायल को रेफर करना है। ये है अहलियत के ऊपर जिस तरह पिछले बेंच के 2 अरकान फैसला दे चुके थे, ये बेंच भी, और उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ को तलब नहीं किया था, क्योंकि रिकॉर्ड खुद बोल रहा था कि यहां पे ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफ हुए हैं जिससे नजर आ रहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो फिर उनको ज़हमत देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और ये बेंच भी इस बात को, और उस हद तक चांडियो साहब भी जो है इनकी पेशीन गोई मैं समझता हूँ वजन रखती है कि ये। लेकिन वलीद साहब, आपके ज़हन में होगा जब नईम बुखारी साहब ने FZD कैपिटल के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि इसके ऊपर भी आप उनको नाहल करिए, तो उन्होंने कहा कि ये हम करें या ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है? तो बुखारी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। तो उन्होंने कहा फिर बुनियादी हकूक जो है किसी के, वो तो हम उसको देंगे कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर करेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं एसेट बियॉन्ड मीन वाली, वो नैब की तरफ जाएंगी, जहां अदालत बार बार कहती रही ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी। हुदैबिया के ऊपर उन्होंने नैब के वकील, वो प्रोसिक्यूटर जनरल से पूछा, तो उसने कहा हम 1 हफ्ते में फैसला करके बताएंगे। तो ये मरहले हैं कानून के। अहलियत के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो हो सकता है मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, नैब में जाएं। मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं कि अहलियत जो है वो इसका निस्बतन सिंपल पहलू है इस केस का, और दूसरा पहलू पेचीदा है
वो जराइम से मुताल्लिक है जी, वो ट्रायल के लिए जाएंगे। वो जराइम जो हैं जिनके ऊपर पूरा वो मुकदमा चलना ज़रूरी है, और सज़ा कितनी होनी है, वो जुर्म का इर्तिकाब किस हद तक था। लेकिन सादिक और अमीन का मेयार जो होता है वो तो ये सच झूठ के ऊपर आ जाता है जी, कि वो कतरी खत जो था ये मिथ था या रियलिटी थी, हकीकत था या अफसाना था। फिर वो FZE कैपिटल का जिक्र आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, चले वो तो एक नई बात इन्होंने इंकशाफ की JIT ने। लेकिन जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब कि अजीजिया स्टील मिल्स की आमदन या प्रोसीड्स के बारे में, उसकी जो सेल की प्रोसीड्स थी उसके बारे में गलत बयानी का इंकशाफ होता है। यहाँ से ये बेनिफिशियल ओनरशिप जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ये इंकशाफ होता है। वो कैलिबरी फॉन्ट वाली बात निकलती है सारी। फिर वो गल्फ स्टील की जो प्रोसीड्स थी सेल की उसके ऊपर गलत बयानी का निकलता है पहलू सारा। फिर वो जो तकारीर हैं उनको मलिक साहब से पूछते हैं, तनाजुर में देखा जाए, असेंबली में तकरीर, मलिक साहब से भी इसका जवाब दें। तो इन ये रिकॉर्ड की सतह से ये चीजें सामने आ जाती हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं वो ट्रायल पे जाने वाली चीजें वो हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई और 7 साल कैद होएगी या नहीं होगी, या टैक्स इवेजन हुई या नहीं। मेरे ख्याल में उन्होंने अलग-अलग करके आपको बता दिया कि क्या चीजें और क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा नहीं, जो वलीद साहब का कहना है वो अपनी जगह एक उनका इस बुनियाद पर है कि ये चीज़ें डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का सब्जेक्ट मैटर है। वलीद साहब ये कह रहे हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेट करती है। ऑब्वियसली डिक्लेरेशन अहलियत का एक उससे अहलियत इस कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स में है। जो अहलियत का मैटर है उस पर भी हमें 3 चीज़ों के ऊपर बुनियाद बनानी पड़ेगी। नंबर 1 कि पहले प्रेसिडेंसेस जो हैं उसमें इंस्टेंसेस हैं। एक तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की कोर्ट के अंदर ये एक रवाज था को 12 से 19 के करीब डिफरेंट रीजंस पर लोगों को नाअहल किया। कुछ 22 MNAs हो चुके हैं इसके ऊपर डिस्क्वालीफाई। 22 के करीब 19 वो लोग हैं जिनकी पिटिशंस नीचे मैं जो कहना चाह रहा था, नंबर ऑफ जो डिस्क्वालीफाइड लोग होंगे वो 22 होंगे, लेकिन उनमें से 12 जो हाई कोर्ट से और जो 7 लोग थे वो जो इन्होंने भेजा कि सेशंस कोर्ट में देखें जाके इनके खिलाफ केस राज सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाए हुए हैं। नहीं मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, जैसे एक हमारे राव मजहर हयात साहब MNA थे उनको उड़ाया। ये जमशेद दस्ती का केस है। एक शख्स ने एक बैंक अकाउंट नहीं था डिक्लेयर किया, मस्जिद के साथ जॉइंट अकाउंट था, उन्होंने कहा तू भी डिक्लेयर अनक्वालिफाई कर दिया। मेरी गुजारिश है, इसमें दिक्कत कहाँ पैदा होगी, मुश्किल क्या है इसमें। अब इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट को इदराक है और जो भी 3 मेंबर्स की जो जजमेंट है उसमें इस चीज़ का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देती है, डिस्क्वालीफाई करने के बाद नीचे भेजती है कि इनका ट्रायल करें। ट्रायल में वो बंदा बेगुनाह साबित हो जाता है, तो वो जो उसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए, वो जो उसको इंजरी कॉज हुई, उसकी जिम्मेदार कौन बना? 22 के साथ क्या हुआ पहले? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग ना। 12 को हाई कोर्ट ने वापस भेज दिया कि ये ठीक है, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और ये अहल भी हैं, और 7 को सेशंस कोर्ट ने कहा आगे को अपील में नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना सर। जमशेद दस्ती का केस क्या था, डिस्क्वालीफाई किया डिग्री की बुनियाद पर। वलीद साहब इसकी वजाहत आप कर सकते हैं जल्दी में, फिर मैं चांडी साहब के पास जाऊंगा। जमशेद जस्ती साहब वाला केस जो है वो एक्चुअली अपने नतीजे पे पहुंचा नहीं था। उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़ लेता हूँ, तो इस्तीफा तो उसमें तो प्रोनाउंसमेंट ही नहीं हुई, इसलिए वो अभी भी MNA है। ऐसा देखें, अगेन मैं मिसाल देता हूं, अगर कोई डिग्री जाली का जहां सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन, क्या उसके ऊपर कोई लोअर कोर्ट को बहाल कर सकती है? नहीं, मैं यही तो अपना आपको डिस्टिंक्शन बताना चाहता हूं जी के अहलियत, अगर मैं और उसको उसमें मिसाल देना चाहता हूं एक जाली डिग्री वाले किसी शख्स की। एक शख्स की डिग्री यूनिवर्सिटी कहती है कि हमने ये सनद नहीं जारी की और ये जाली है, तो वो काफ़ी होता है उनको नाअहल करार देने में, और उसको ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे देते हैं, और साथ उसकी इजाफी हिदायत ये करते हैं कि जी ये चूंकि जालसाजी की गई, इसके ऊपर ट्रायल जालसाजी और उसकी सज़ा का चले। वो जो पहले सज़ा हो गई, एक लेवल पर जो सज़ा होनी थी नाअहलियत की, D-सीट हो गए, बार हो गए, वो कायम रहती है। वो उस ट्रायल में जाके कोई गवाहों के साथ कर करा के या कोई कार्रवाई करके कोई बरी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो अहलियत वाला मामला वहीं का वहीं रहता है। अहलियत एक तरफ और अंडरलाइंग क्राइम एक तरफ, और यहां पर भी यही केस है। अहलियत एक जगह पर है और उसके साथ जराइम साहब को भी नाअहल करार दिया गया था, क्या उसका फिर बहाली का कोई तरीकाकार होता है? सुप्रीम कोर्ट जिसको नाअहल करार दे देती है, ये गिलानी साहब वाला केस जो है, इनके वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो क्लॉज है 62-63 का, उसमें 5 साल तक फिर वो कन्विक्शन से और उसके बाद हो जाते हैं, और वो हो गए हैं अब एलिजिबल। मौला बख्श चांडियो साहब, मैं कानूनी बातों से ज्यादा ये कोई अफसर की बात नहीं है,
ये इस मुल्क के वजीर आज़म की बात है। अब उसमें आप कानूनी पहलू निकाल कर अगर उनका वकला चाहेंगे तो वकार बढ़ेगा नहीं। असरात क्या इस केस के निकले उनको देखना चाहिए। ये सब कानूनी पहलू वो हो चुके हैं, अब अदलिया अपना काम दिखाएगी, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। सियासी क्या पहलू है इसका? सियासी पहलू ये है वकार खो चुके हैं। सियासी पहलू ये है आपकी पूरी फैमिली को की मामला पब्लिक में आ चुके हैं। आप अब ढके छुपे नहीं रहे, आपकी वो दावाएं झूठी हैं। लेकर पब्लिक के सामने आएगा, बैठेगा। मलिक साहब इखलाकी जवाब वजीर आज़म साहब खो चुके हैं। आप कानूनी बातें कर रहे हो, मैं सियासी बातें कर रहा हूँ। सियासत कानूनी बातों पे नहीं होती। इनकी कामयाबी किसी आर्टिकल की वजह से नहीं हुई है, वो उनके सियासी वकार की वजह से हुई, लोगों में हिमायत की वजह से। वो खो चुके हैं, वो बातें खत्म हो चुकी है। अब आप देखिए मलिक साहब, कल कितने थे, कुछ 100-150 आदमी थे जो मियाँ साहब को अपोजिशन में और हुकूमत में डिफेंड कर रहे थे। वो आस्ते आस्ते छुपते चले गए, अब गुमनाम हो गए। अब कोई अच्छा मुस्लिम लीगी खानदान सोती रहे, अभी भी कर रहे हैं, वो बती रहे। नीचे मैं प्रोड्यूसर साहब से पूछ लूँ, ये फुटेज हम दिखा रहे हैं, ये हमें पता चला है कि ये जफर हजाजी साहब के जो अहले खाना है और जर्नलिस्ट है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, FIA वाले हैं शायद जो उनके साथ कोई मार पिटाई कर रहे हैं। ये फुटेज जरा स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे डालें, जरा देख सकें, सारे लोग देख सकें। जफर हजाजी साहब इस वक्त हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, SCCP वाले, तो वहाँ जर्नलिस्ट गए हुए हैं। वहाँ हमें पता चला है कि FIA वालों ने मार पिटाई की है जर्नलिस्टों की भी, और जो उनके अहले खाना थे वो भी उसी लपेट में आए हैं। ये उसकी फुटेज है और ये ताज़ा तरीन है। इस पर हमारे तनोली साहब वहाँ रिपोर्टर भी हैं, अगर हम उनसे पूछ सकें कि ये क्या हुआ है। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करें, हमारे जो रिपोर्टर हैं आदिल तनोली साहब मेरे ख्याल में हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, उनसे हम अपडेट ले सकें। ये वाक़या हुआ क्या है, इसकी वजाहत करना और लोगों को बताना ज़रूरी है। ये मार पिटाई बताया मुझे ये जा रहा है कि FIA वाले लोग हैं, जफर हिजाजी साहब जिनको आज गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, मैं बीमार हूँ। तो वो हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ जर्नलिस्ट गए हैं, और उसके बाद वाक़या क्या है ये अभी मेरे पास पूरी तफसील नहीं है, लेकिन ये क्लिप्स हैं उसके ताज़ा तरीन जो आ रहे हैं, जिससे तासुर हमें ये मिला है कि इसमें जर्नलिस्टों के साथ और जो उनकी अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ शायद कोई मारा पीटी की गई है ये हॉस्पिटल के अंदर। जैसे ही मुझे डिटेल मिलती हैं इसके ऊपर हम आपको अपडेट करते हैं। अगर मीनवाइल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं। अपने मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, मलिक अहमद खान साहब, वलीद इकबाल साहब, मौला बख्श चांडी साहब, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर हम आपको अपडेट करते हैं कि ये इंसिडेंट क्या हुआ। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। डार साहब आपको खुशामदीद कहता हूं। डब्बा भर के सबूतों का आज सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्या इस डब्बे में भर के भेजा आपने? शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नदीम साहब। बेसिकली तो मैं पिछले 35 साल में कई दफ़ा ये डब्बे भर के मेरे लिए जा चुके हैं। ये मेरे एज टैक्स पेयर कॉपीज 34 साल का टैक्स रिकॉर्ड था, और SR से भी ये जो टैक्स रिकॉर्ड है वो भी 2000 में जो 99 का कू था उस वक्त सारा उठा लिया गया था। उसका अभी कुछ उन्होंने वापस भी किया ऑफिशियली 7 जुलाई को, जो 8 जुलाई को रात 7 जुलाई को वापस हुआ, फिर 8 जुलाई को डिलीवर किया गया। FBR से निकला, NAB से निकला FBR का। फिर जब ये जजों की, आपको याद होगा कि जजों की जब इन्होंने सेकंड कू किया मुशर्रफ साहब ने, तो उस वक्त हमारी पार्टी बहुत बड़ी पेश थी और हम सेनेट में बहुत शोर मचाते थे। तो एक फ्रिवलेस कंप्लेंट थी जो एक दफ़ा छपी थी, 236 या इस तरह का नंबर था, जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने मंगवाई थी। उसमें 2 जो थे फ्रिवलेस कंप्लेंट्स थी, अनस्पॉन्सर्ड या वट एवर यू कॉल इट, देयर वाज नो रेफरेंस ऑफ केस। एक उसमें मेरी थी, किसी और की थी, और वो उसको बेसिकली उस पीरियड में उसको यानी उस पीरियड में यूज किया गया। तो डॉक्टर साहब इस डब्बे में आज कोई नई एविडेंस भी थी जो आपने कोर्ट को दी? नई एविडेंस नहीं थी, चूंकि बार बार देने के बावजूद, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 2007 में
करीबन दिसंबर, क्योंकि नवंबर 7 को जुडिशरी को उन्होंने सैक किया था और मैं रजा रवानी साहब हम डेस्क बजाते थे और शोर मचाते थे, तो उस वक्त इन्होंने वो मुझे एक स्पॉन्सर्ड कह ले या जो भी अपना फ्रिवलेस कह ले, उसके ऊपर मुझे 22 साल का रिकॉर्ड है। उस वक्त बेसिकली नॉन रेजिडेंट था। फरवरी 2002 से 23 मार्च 2008 तक पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त जब मुआहदा हुआ बुरबन में कि जी हम ज्वाइन करेंगे, और एक पॉइंट कंडीशन सिर्फ एक थी कि जजों को जितनी एपेक्स जुडिशरी है उसको 30 दिन के अंदर बहाल किया जाएगा, और मुझे वो इंसिस्ट किया पीपल्स पार्टी ने कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर होऊंगा और मैं 30 दिन इंतजार के बाद नहीं, मेरी ये प्रपोजल थी कि जब जज रिस्टोर हो जाएंगे जज साहबान तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। उस वक्त मैंने जाके उस वक्त रिजाइन किया। कहाँ से रिजाइन किया? एज फाइनेंशियल एडवाइजर और प्रेसिडेंट सीईओ ऑफ बराक होल्डिंग्स लिमिटेड। बराक होल्डिंग से डॉक्टर साहब आपको 8.2 मिलियन पाउंड्स मिले हैं जो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तावेजात जमा कराई हैं। जी वो अच्छा बाय द वे मलिक साहब सॉरी टू इंटरवीन, वो मैंने आज नहीं जमा कराए, वो आज कॉपी दोबारा प्रोड्यूस किए हैं। ये दिसंबर 2007 में दिए, जब उस वक्त उन्होंने फ्रिवलेस कंप्लेंट में मुझे प्रेशर में लाने के लिए, जब मैं सेनेटर था और हम जुडिशरी की बहाली की जदोजहद शुरू की थी, तो इन्होंने पूरे का पूरा एक फिर मेरे उस पर प्रेशर डाला और मैंने उस वक्त इनको 22 साल का अपना रिकॉर्ड दिया, अपनी टैक्स रिटर्न्स, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसके साथ अपनी वेल्थ टैक्स रिटर्न्स और अपनी वाइफ के भी दिए 22 साल के। ठीक है, और ये बहुत पुराना नहीं है, ये 30 जून 2006 तक का रिकॉर्ड दिया। और वो फिर आपको याद है कि अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा था कि ये 5 दफा पीपल्स पार्टी के जमाने में पुट हुआ कि इट इज ऑल इन ऑर्डर। डॉक्टर साहब मेरे पास आपकी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई जो दस्तावेजात है ना, उसकी कॉपी भी है, उसके अंदर भी आपने पैसे लिखे हुए हैं कि 5.5 मिलियन पाउंड मैं पाकिस्तान लेकर आया हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है जी बुनियादी तौर पर, ये 82 लाख पाउंड ये आपको किसी बैंक अकाउंट से मिले, ट्रांसफर हुए, उसकी कोई डिटेल क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। काफी बड़ी अमाउंट है जिसके ऊपर उन्होंने कहा एसेट बियॉन्ड मीन है, तो 82 लाख पाउंड आपको मिले कैसे? बैंक ट्रांजैक्शन? मतलब साहब एक सेकंड, जब आप नॉन टैक्स रेजिडेंट हैं, आप जितने आपके ये डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने बाहर लोग हैं, 3 मिलियन के करीब हमारे यानी अर्नर्स हैं, वो आप जब पाकिस्तान में पैसे ले आते हैं तो दैट इज एनफ प्रूफ। बैंक उनको आप नहीं कहते वहां की, लेकिन मैंने वो भी लगाई हुई है। आधा पाकिस्तान को पता था, जनरल मुशर्रफ को भी पता था, सारी दुनिया को भी पता था। ये नए वालों को मैं अबू धाबी से मेरी कॉलें आती थी, मेरे दफ्तर से मेरे फोन पे बात होती थी, मैंने वहां से रिकॉर्ड भेजा था इनको 22 साल का। मैंने 22 साल का भेजा और वो उसकी स्क्रूटनी हुई और वो उसके बाद उसको क्लियर किया गया और वो 7 दफा पुटअप हुई फाइल जो अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक। और मैंने जब उनको फोन किया कि आपको क्या, उसने कहा जी मेरे पास प्रूफ है। तो ये इवेंचुअली साहब इसकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं इस 82 लाख पाउंड की। मेरी बात सुन लेना मलिक साहब, मुझे इजाजत देंगे तो मैं क्लैरिफाई करने, आप उसको उलझा रहे हैं, मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। मेरे 8.2 मिलियन में से जो 30 जून 2005 को मेरा बैलेंस था, वो 5.5 जो आप फरमा रहे हैं, वो मैंने बराक से रिसीवेबल, क्योंकि एज प्रेसिडेंट सीईओ मेरा एक फिक्स रिटेनर था और उसके अलावा परसेंटेज ऑफ द परफॉर्मेंस, सारी दुनिया में फंड जितने होते हैं फंड, उसकी इसी तरह सीईओ या जो टॉप मैनेजमेंट की इसी तरह आप उसको देते हैं रेम्यूनरेशन। ये मैंने इसको जो उस 30 जून का हर साल का बैलेंस था मेरा, जो यानी जो मेरा उस साल की जो रेम्यूनरेशन है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई। दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जो मैंने ड्राइंग की साल में वो निकल गई और जो बैलेंस था 30 जून हर एक का, 2003 का, 2004 का, 2005 का, वो मैं अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिटर्न में मैं बकायदा उसको डिक्लेयर करता था। ये नहीं है कि मैं उसको नहीं करता था, वो ग्रे एरिया है। हालांकि टैक्स जो है, आप अगर नॉन रेजिडेंट हो तो आपको अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उसको ये रीड करता हूं कि आप उसको जो एसेट्स हैं, चाहे आप नॉन टैक्स रेजिडेंट भी हो, आपको अपने इलेक्शन कमीशन में वो डिक्लेयर करने हैं। टैक्स आप टैक्स रिटर्न में नहीं कर रहे हैं, वहां आपका जम्प है। जब मैं टैक्स रेजिडेंट हुआ 2008 में तो मर्ज कर दिया गया। तो ये मलिक साहब, ये क्या ये है एवरेज जो उसका बनता है 3 करोड़ रुपया, जो पाकिस्तान में 3 लाख रुपया वकील लेता है, वो बाहर $3 लाख लेता है। मेरे 20 साल जूनियर जो मुझसे हैं, जो जिनको मेरे हाथों से ट्रेनिंग है, वो आज पाकिस्तान में 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी महीने की ले रहे हैं। आई मीन वी आर मेकिंग फन आउट ऑफ द इशू। भाई आपका हर चीज मौजूद है और मैं आज नहीं लगाया, मेरा एक कागज नया नहीं लगा मलिक साहब। ये पिछले
34 साल में जो रिकॉर्ड है, चाहे वो नैब का हो, चाहे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का हो, चाहे वो FER का हो, ये सारे के सारे रिकॉर्ड उसी में से मैंने लगाई है, एक नया कागज नहीं लगा। ये जो सर्टिफिकेट्स आप दिखा रहे हैं, ये भी 2006 जो 30 जून 2006 तक का रिकॉर्ड इन्होंने मांगा था, उसको इनका मौजूद है। मैंने कोई नई चीज नहीं लगाई। और मेरा जब मैं अंग्रेज हुआ और जब मुझे उन्होंने, मेरे पास इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की भी ऑफर थी, मेरे पास UK की भी ऑफर थी कि जी आप आए, आप ज्वाइन करें, मेरे पास ये भी ऑफर थी। तो मैंने जो फैसला किया, तो उसके बाद जब मैंने एक्सेप्ट किया, तो मेरे पासपोर्ट में जो अकामा, जिसको आप यानी एम्प्लॉयमेंट परमिट कहते हैं, वो उसमें जो मैंने साथ लगाया इसमें, उसमें अल मुस्तशारुल माली लिखा हुआ है और साथ हिज हाइनेस का नाम लिखा हुआ है। मैं किसका हूँ? बेसिकली मुस्तशारुल माली मीन फाइनेंशियल एडवाइजर। तो मेरा मतलब है कि ये तो सारी दुनिया, आधी दुनिया, आपके कई मीडिया के लोग आते थे, कई पॉलिटिशियन आते थे, ये सब मुझे मिलते थे। तो आपका कहना है कि ये जो लॉ था उस वक्त, लॉ ऑफ द लैंड था, उसके मुताबिक ये फुली कवर्ड है, इसके अंदर कोई ऐसा वायलेशन नहीं है? लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक मलिक साहब दो चीजें हैं। एक ये है कि लॉ ऑफ द लैंड आपको कहता है कि जब आप नॉन टैक्स रेजिडेंट होंगे, जो कि मेरे हर टैक्स रिटर्न के ऊपर मोहर लगी हुई है, इतनी बड़ी नॉन रेजिडेंट 6 साल, और उसमें आपने पाकिस्तान की अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है टैक्स अथॉरिटीज के पास, और पाकिस्तान में जो आपके एसेट है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब आ जाए जब आप इलेक्शन कमीशन, मैं उसको रीड करता हूं कि जब उसमें क्लैरिटी नहीं है कि जी आप 30 जून हर एक को अपने स्टेटमेंट और एसेट लायबिलिटी ECP में देंगे। मैं दोनों करता था, मेरी यहाँ के भी जो एसेट थे वो भी डिक्लेयर उसमें करता था। जो मेरे एज फाइनेंशियल एडवाइजर UAE में जो मेरी अर्निंग थी, लेस मेरे अखराजात थे या मैं जो स्पेंडिंग थी, उसका नेट जो मेरा बैलेंस हुआ वो मैं डिक्लेयर करता था। आप मेरे 2003 की देख लें, 4 की देख लें, 5 की देख लें, 6 की देख लें, 7 की देख लें, 8 की देख लें, मैं फुल डिस्क्लोजर किया हुआ है। तो मैंने कल, क्योंकि ये कई दफा हो चुका, और फिर उन्होंने लिख दिया जी 2000 से पहले के रिटर्न्स नहीं है और 2003, 4, 5, 6 के भी नहीं है। वो मैंने 3 जुलाई को पहली दफा मुझे बताया गया, और मैंने विद इन 2 आवर्स मैंने दफ्तर में आके उनको भिजवाए अपनी कॉपीज, टैक्स पेयर की कॉपीज। ये अगर महकमे की वो नहीं निकल, इवेंचुअली महकमे ने भी दिए। और ये बरामद कहाँ से हुए? ये बरामद कहाँ से हुए डॉक्टर साहब? जो मिसिंग थे ये बरामद कहाँ से हुए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो टैक्स पेयर की कॉपी है ना, क्योंकि मैं 2003 से सेनेट हूँ, तो मैं रिकॉर्ड इधर ही था, तो वो तो मैंने अपनी कॉपीज की तो फोटो कॉपीज भेजी थी ना जी फौरी। 3 जुलाई को 8:30 बजे मैंने रवाना की, 8:55 पे उन्होंने रिसीव कर ली अपना JIT के ऑफिस में, और मेरे पास रसीद मौजूद है, मैंने लगाई हुई है। अब मैंने FER को कहा कि मैंने खत लिखा कि मुझे ये बड़ी शॉकिंग उन्होंने न्यूज दी है JIT ने कि आपने मेरे 2003, 4, 5, 6 के जो कागजात हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज नहीं दी, स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट कहते हैं हमारे पास है, और दूसरा 2000 से पहले रिकॉर्ड मिसिंग है। तो मैंने कहा जी सर्च ऑपरेशन शुरू करें। मैंने JIT को भी कहा था कि आपको चाहिए था मुझे कंप्लेंट करनी और मैं एक्शन लेता, मुझे छोड़े, मेरे मुतल्लक है या किसी और को मुतल्लक है, अगर कोई महकमा आपसे कोऑपरेट नहीं करता मैं एक्शन लूंगा। बहरहाल मैंने एक्शन लिया, और इन्होंने कंप्यूटर से कोडेड जो होता है, क्योंकि उसमें जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपको याद होगा 2003, 4, 5 में तो कोडेड ये कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसको डाउनलोड किया। 7 जुलाई को जो नया चेयरमैन था, 4 जुलाई को जो अपॉइंट हुआ, उसको मैंने 4 जुलाई को खत लिखा, उसने विद इन 2 डेज कंप्यूटर से सारा ट्रेस करके वापस डाउनलोड किया, 2003, 4, 5, 6 कोडेड भेजी JIT को, और उसके बाद रसीद ली। उसके बाद उन्होंने उसको डिकोड किया, मैपिंग आउट जिसे कहते हैं कि अगर मैनुअल रिटर्न होगा उसमें किधर आएंगे। तो इनके पास 3 सेट्स हैं, कोडेड, मैपिंग आउट, उसकी यानी कन्वर्शन, और मेरी कॉपीज जो सारी मैच करती हैं। तो इनके पास सारा, और फिर उसके बाद FER ने नैब को कांटेक्ट किया। मैं उनको क्या आया JIT को, मैंने कहा कि आपके पास होंगे, नैब के पास ये, क्योंकि मुझे लेट ज़ियाउद्दीन बाबरी साहब जो मेरे टैक्स फाइल करते थे पिछले चंद महीने पहले, वो फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि आपका रिकॉर्ड ये 2000 में एक दफा लेके थे, FBR का सारा उठा के, एक दफा 2006 में का रिकॉर्ड लेके गए थे, 2007 में जब ये जजों की जो हुई थी वो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद लेके गए थे, जब मुझसे भी मांगा था, और मैंने 22 साल की अपनी कॉपी दी। तो ये 4 दफा रिकॉर्ड में दे चुका था। तो मैंने कल फिर अपने वकील को कहा कि आप मेहरबानी करें, मेरे 34 साल की हर चीज, जो टैक्स रिटर्न, ECP, आप हर चीज ले लें आज,
और अगर कोई चीज भी चाहिए तो प्लीज दोबारा दे दें, 5वीं दफा दे दें, 4थी दफा दे दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसलिए 34 साल का रिकॉर्ड साथ दिया था। ये तभी डब्बा इतना भरा हुआ है 34 सालों के रिकॉर्ड से। एक चीज और फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आपसे पूछना वो भी ऑन एयर जरूरी है। आज उन्होंने नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाया हुआ था और उन्होंने कहा कि वो दोबारा गौर कर रहे हैं हुदैबिया पेपर मिल को खोलने के हवाले से। ये आपको कैसे मुतासिर करेगा? देखिए, मैं बात सुने कि अगर तो हमने इस मुल्क में तमाशा लगाना है जो लगा हुआ है, तो वो तो फिर जिस तरह भी जाएगा। ये एज पर लॉ ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। इसमें 13 ऑनरेबल जजेस माजी में इसका जवाब दे चुके हैं और ये तीसरी दफा ये जो क्लोज हुआ, ये 14 में मेरे 15 में, ये 14 में क्लोज हुआ है और उस पर बाकायदा कहा कि रीओपन भी नहीं हो सकता। ये सारी बात हो चुकी है उसमें। और ये जो है, ये प्रोसिक्यूटर जनरल ने लिखा कि जी इसमें कुछ नहीं है और इसमें फर्दर इसको वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर फिर इनका जो बोर्ड है उसने फैसला किया। ये सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ये जो ऑर्डर था जेएटी के लिए जो 20 अप्रैल का था, उसमें इसकी कोई जिक्र नहीं था। अगर ये ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला करना है या नैब ने जो भी करना है, ये तो वो ही बताएंगे ना। लेकिन ये 25 साल से कितनी दफा आप एक चीज, लेकिन डॉक्टर साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर ये आपको बराह रास्त मुतासर करेगा ये फैसला अगर उन्होंने नैब ने ऐसे किया? मुझे से कोई चीज मुतासर नहीं करेगी जी, मुझे कोई चीज मुतासर नहीं करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का आज बयान है कि मैं 1 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे। बताएंगे फिर देख लेंगे। लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई चीज मुतासर नहीं करेगी, क्योंकि मेरा दामन साफ है। मैंने इस मुल्क के लिए खिदमत की है। मुझे अक्टूबर 2015 में मुझे यूएई से डबल सैलरी गल्फ कंट्री ने ऑफर की थी कि हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे पास आए। हमें पता है यूएई को आपने क्या कॉस्ट किया था, हम आपको एटलीस्ट डबल देंगे। ये जो आस्किंग प्राइस होगी वो हमारा हेड ऑफ जो कंट्री है वो कहता है वो फैसला करूंगा। ये बात प्राइम मिनिस्टर को पता है और ये बात जनरल रहील को पता है। जनरल रहील को एक और कंट्री बाद में लेके गई है। मेरा मतलब है अगर हमने जो मैं बात समझ अगर इसाक डॉक्टर साहब अगर मेरी इत्तला गलत नहीं है तो शायद सऊदी अरब से ही आपको ये दावत दी गई थी कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर आ जाए। ये मुनासिब नहीं है। लेकिन लुक एट व्हाट वी आर डूइंग विद आवर ओन पीपल। मेरा मतलब है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को जो कुछ क्या था, ये 4 साल पहले मुल्क दिवाली होने जा रहा था। आप लोग प्रोग्राम करते थे, इंटरनेशनल अदारों ने इसके साथ बिजनेस बंद कर दिया था। ये मेरा कसूर है कि मैं 4 साल इस मुल्क को, मैंने अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में इस मुल्क को वहां ले गए। हम हमारी हुकूमत के इसको कह रहे हैं कि अगले 12 साल में G20 में शामिल हो जाएगा। मतलब साहब बाकी ठीक है, अल्लाह हर चीज में मेरा ईमान है कि अल्लाह की तरफ से होती है, जो होगा बेहतर होगा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट का, मैं 2003 में जब पीक पे था उस वक्त इंटरव्यू दिया था। देखिए, आप पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को आप मिक्स कर रहे हैं। सबसे पहले हुदैबिया में 9 अदालत है जिन्होंने लोन दिया था इसको शरीफ ग्रुप को, और उसमें हमारे जो जिस फर्स्ट फरवरी मुदावरा का मैं चीफ एग्जेक्टिव था, 92 मैंने रिजाइन किया हुआ है और उसका 18% से भी कम शेयर था। और वो तमाम सिक्योरिटी इधर ही कैश होकर इधर ही लोन रीपे हुआ 98 में। मैं तो छोड़ चुका था। मेरा मतलब है कि देर कुछ है, कानून में है कई चीजें जो कि कोर्ट की थी शायद अहमद साहब ने भी, और मेरा ख्याल है ऑनरेबल कोर्ट ने, जज ने उसको तो एक्सेप्ट भी किया था। अगर हमने इसी तरह मामला को आगे लेके जाना है तो फिर टाइम विल टेल कि इधर हम किस तरफ जाते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कानून के मुताबिक किया है। और अगर कोई जो बाकी लेंडर थे वो तो मुझे नजर नहीं आए हुदैबिया में किसी जगह पे भी। देवर 9 लेंडर्स, इट वाज अनस्ट्रक्चर्ड कंसोर्शियम। तो ठीक है, ऑनरेबल जजेस जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह फिर देखेंगे और कानून और आइन के मुताबिक आगे चलेंगे। एक लास्ट पूछ लूं, छोटा सा जवाब। चेयरमैन एससीसीपी, क्या आपको फौरी फैसला नहीं ले लेना चाहिए था? जिस दिन ये कोर्ट ने ऑर्डर किया उसी दिन आपको बदल देना चाहिए था। देखिए, मैं अर्ज करता हूं कि इसमें एक ड्यू प्रोसेस है। मतलब साहब, मैं आपको पता है कानून को बहुत फॉलो करता हूं, और उसमें ये है कि अगर कोई चेयरमैन हमारे कोई भी हेड ऑफ कोई अदारा अगर वो यानी इनकैपेसिटेट हो जाए या फंक्शन करने के काबिल ना हो, जो कि आज वो हुए हैं, ये अल्फाज हैं। ये मैंने बकायदा यानी अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की थी, और उस वक्त आप जो है एक्टिंग अपॉइंट कर सकते हैं और उसको सस्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखें ना, आप गिल्टी तो उस वक्त होंगे ना खुदा न खासा उनके खिलाफ कोई चीज होगी।
और जो अगर को होगी, मुझे तो उसकी तफसील का नहीं पता। उन्होंने क्लेम किया कि उसमें उसने कोई अनड्यू फेवर नहीं दिया। डेट की सिर्फ सारी झगड़ा हो रहा है कि जी डेट को बैक डेट किया है या करंट डेट किया है, नो आइडिया। लेकिन मैंने कानून के मुताबिक ऑलरेडी फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा है कि वो लॉ मिनिस्ट्री को अब रेफर करें और उनसे लें, क्योंकि आज उनकी जब बेल कैंसिल हो गई है सो ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक और वाकया जो SCCP चेयरमैन का हम तज़किरा कर रहे हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। पहले हमारे रिपोर्टर हैं आदिल तनोली, उनसे पूछते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हुआ क्या। वहाँ एक खातून जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ बदतहजीबी की गई है। तनोली, बताइएगा क्या वाकया पेश आया? आज ही देखें, चेयरमैन SCCP ज़फ़र एजाज़ी, आज उनको जब FIA ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी के बाद उनकी अचानक जो तबीयत ही नासाज हो गई, तो उसके चेकअप के लिए उनको तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया, जिस पर वो मौके पर वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे जो वहाँ पर मौके पर पहुँचे उनको मीडिया कवरेज के लिए, तो इस दौरान FIA के जो लोग थे या उनके साथ जो उनके करीबी रफ़ाका थे, उन्होंने मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद किया और किसी किस्म की जो मीडिया वर्कर्स जो यहाँ पर उनकी फुटेज बना रहे थे, कवरेज कर रहे थे, उनसे उसको ज़बरदस्ती रोका गया। और एक निजी TV की एक खातून रिपोर्टर थी, जब उसने ज़फ़र एजाज़ी जो अस्पताल में लाए गए तो उनकी जब कवरेज के लिए तस्वीर बनाने की कोशिश की, तो FIA और उनके साथ जो उनके जो अजीज़ व कारब थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उसे हरासा किया और हरासा करने के बाद उसे एक अंदर ले गए हॉस्पिटल में। किसने हरासा किया? हरासा किसने किया? तनोली साहब, किसने हरासा किया? FIA के जो लोग थे वहाँ पे एक ऑफिसर भी बताए जाते हैं और जीगर जो एहलकार थे, उन्होंने उसे ज़बरदस्ती तौर पर हरासा किया और उसके बाद जो उनके जो करीबी रफ़ाका थे उस खातून पर तशद्दुद भी किया गया। लेकिन जिस वक्त जो सारा मामला था, आप मेरी उस खातून जर्नलिस्ट से बात करवा सकते हैं? तो इस वक्त हमारे साथ वो साफी मौजूद हैं जिन्होंने ये मौके पर सारा कुछ देखा है। जी बताइएगा क्या कुछ आप मेरी बात करवाएं आप। देखिए, मुझे मेरे ऑफिस से टेलीफोन कॉल आई कि हमारी खातून रिपोर्टर को यहाँ FIA वालों ने जरगमाल बना कर रखा हुआ है, आप फौरी तौर पर पहुंचे। ऑफिशियल हिदायत पर मैं जब यहाँ पर पहुंचा हूँ कर्टेसी सेंटर, मुझे पता चला कि यहाँ पर बिठाया गया। मैं आया तो उसे कुर्सी पर बिठाकर 8-9 अफराद ने घेरा हुआ था और उसको डरा धमका रहे थे, उसको धमकियां दे रहे थे। मैंने इनको कहा कि इसको छोड़ दें, ये खातून है, आप इसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जब मैंने इतना कहा और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा यहाँ से उठो, चलते हैं, तो FIA के जो अफसरान थे और पिम्स का जो अमला था, उन सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। और इसमें FIA के जो अफसरान है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, मैं उन्हें जानता हूं। मैं शक्ल आप ही के साथ तशद्दुद किया या उस खातून के साथ भी? खातून, जब मैंने खातून को बाहर निकाला, मैंने कहा बाहर जाएं, तो उनके सब इंस्पेक्टर या उसका असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने उसको कहा आप सख्त नाइंसाफी कर रहे हैं, आप ऐसा मत करें। हमारे पास दस्तराजी के जुमरे में आता है, हमारे पास शॉट है शायद उस खातून का, हम प्ले कर सकते हैं साहब इस वक्त। उनकी तबीयत पूछने के बाद तस्वीर ली। तस्वीर पर उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बैक साइड से एक डॉक्टर साहब मौजूद थे और FIA के जो, उन्होंने कहा कि आपने तस्वीर ली है, तो उन्होंने कहा कि आप डिलीट करें और बहुत तेज़ हो गए। मैंने तस्वीर उनके सामने जब डिलीट की, 2 तस्वीरें थी, जब डिलीट की तो उन्होंने ज़बरदस्ती FIA के कोई थे सिविल कपड़ों में, उन्होंने मुझसे मोबाइल छीनना चाहा। मैंने जल्दी से जैसे ही मोबाइल हटाया अपना कि मैंने जब तस्वीरें डिलीट की हैं तो आप क्यों छीन रहे हैं, तो उन्होंने मेरे बाजू से पकड़ा। हमसे ये लिखवाया गया कि आप ये लिखें कि मैं ज़बरदस्ती अंदर घुसी हूँ। चौधरी निसार साहब, आपके इस वक्त बहुत सारे पोलिटिकल इशूज़ हैं जिनको आपको एड्रेस करना है, लेकिन ये मामला आपको शायद फौरी तौर पर देखते हुए मुतल्लिका लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देना चाहिए। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नहीं तो इसके ऊपर मैं मजीद बात करता कि खातून जर्नलिस्ट के साथ इस तरीके से मिसबिहेव करना, पूरी रियासत को उसके ऊपर हरकत में आना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।